हाय राम, मेरा तो दिन ही खराब है। चाहे कुछ भी हो जाए, सारा ब्लेम किस्मत पर ही डाल देना आदत थी स्मृति की। स्मृति वैसे तो बड़ी तेज थी, पर जब भी काम की बात आती तो उसकी स्मृति की शक्ति जरा कमजोर हो जाया करती थी। यानी कि अपनी सास की दी हुई जिम्मेदारियों को स्मृति ऐसे भूल जाया करती थी जिसे उधार लेने के बाद एक डेब्टर क्रेडिटर को भूल जाता है। थक गई। ये बुढ़ापा भी ना बड़ी खराब चीज़ है। बैठी बैठी मम्मी जी, आप तो पूरी तरह से पसीने से भीगी हुई हैं। अरे बड़ी मेहनत से अचार बनाया है मैंने। तेरे पापा जी और वरुण कितने दिन से कह रहे थे चने का अचार दोनों बाप बेटों को बड़ा पसंद है। उसे ही छत पर सुखाने गई थी। बड़े दिन बाद आज अच्छी धूप खिली है ना, वरना बार बार अचार बनाना रह ही जाता था। अब बाहर के अचार में ना वो मज़ा नहीं आता बहू। तो बस एक काम करना, मैं ज़रा आराम करने जा रही हूँ। समय से अचार को छत से उतार लाना, कहीं अचानक मौसम बदल गया तो अचार ख़राब ना हो जाए। अरे मम्मी जी, आप भी ना बेकार में टेंशन लेती है। आप आराम से सोने जाइए, बाकी मैं देख लूँगी। इनफैक्ट आपको तो अचार बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, मुझे ही बोल दिया होता, मैं कर देती। अरे तू बस अचार उतार लाना, वही मेरे लिए बहुत होगा बहू। उतार कर ले आएगी ना? हाँ हाँ मम्मी जी। नीलिमा अपने कमरे में आराम करने चली जाती है और स्मृति आराम से सोफे पर बैठकर बिग बॉस देखने लगती है। बस जल्दी से बिग बॉस का नया पार्ट आ जाए। ये पुराने एपिसोड को रिपीटेडली देख देख कर मैं तो बोर होने लगी हूँ। फिर भी मज़े बड़े आते हैं। स्मृति आराम से टीवी देख रही थी। इसी में 2 घंटे बीत जाते हैं। अचानक ही मौसम बदलने लगता है। बादल सूरज को ढक लेते हैं और आंधी तूफान सा मौसम हो जाता है। ये मौसम भी ना आजकल कभी भी अपना रूप बदल लेता है, पर अच्छा ही है, बारिश के भी अपने ही मज़े हैं। एक काम करती हूँ, पकोड़े बना लेती हूँ। छत पर रखे चने के अचार को भूलकर स्मृति जी आराम से रसोई में जाकर अपने लिए पकोड़े बनाना शुरू कर देती है। ला 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 ला। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मानो मैं कुछ भूल रही हूँ। ओहो, याद आया, आज तो एक नया सीरियल शुरू होने वाला है। अच्छा हुआ वक्त पर याद आ गया, जल्दी से पकोड़े बना लेती हूँ, फिर बैठकर आराम से देखूंगी। इसी बीच तेज बिजली की गड़गड़ाहट के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। बिजली के गरजने की आवाज़ सुनकर नीलिमा अपने कमरे से उठकर बाहर आती है। देखा, इसी बात का डर था मुझे, कभी भी अचानक बारिश शुरू हो जाती है। तू ना अचार को एक डिब्बे में भर कर रख दे बेटा। क्या अचार? वो तो छत पर ही रह गया। क्या? कितनी बार कहा था मैंने कि आज से अचार को छत से उतार कर ले आना। ये सब ना उन पकोड़ों के कारण हुआ है मम्मी जी। ना पकोड़े बनाने जाती, ना ही छत पर अचार है ये भूल जाती। आज न जाने किसका मुंह देखकर उठी थी। मुझे तो याद ही था कि छत पर अचार है, लेने जाना है, पर आज सुबह से ना सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। आज का दिन ही खराब है। रात के वक्त वरुण और कमलेश काम से घर वापस लौटते हैं। अरे स्मृति, मैंने तुझे कहा था ना मेरा पासबुक अपडेट करने, करवा दिया ना तुमने? भूल तो नहीं गई? पासबुक अपडेट? अरे आज का ना दिन ही खराब है, कहाँ से कराऊँ अपडेट? पनौती लगी हुई है आज के दिन, जो काम देखो खराब ही हो रहा है। मतलब तुम भूल गई? अरे यार स्मृति, एक काम तो बोला था मैंने तुम्हें। अच्छा, अभी काम से आए हो, खाना वाना खा लो, उसके बाद इन मसलों पर बात कर लेना। वैसे भी आज तेरी मम्मी ने हम दोनों के पसंद का चने का अचार बनाया है। आज इसी अचार के साथ पराठे खाएंगे। नहीं बन पाया अचार। बनता भी कैसे जी, आज तो दिन ही खराब है ना। नीलिमा सभी का खाना डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अचार तो बर्बाद हो गया। कम से कम तेरे पापा जी दाल ही खा ले, उसकी पसंद की छौंक की दाल बनाकर रसोई में रखी है, जा लिया अंदर से। स्मृति रसोई में जाकर दाल का पतीला लिए अपने ससुर जी के पास पहुंचती है। कटोरी इधर कीजिए पापा जी, मैं डायरेक्ट कटोरी में ही दाल डाल देती हूँ। अरे बहू। पर स्मृति कहाँ किसी की सुनने वाली थी। वो तो सीधा बड़े से पतीले से ही अपने ससुर जी के प्लेट में रखी कटोरी में दाल डालने लगती है और पूरा का पूरा पतीला ही अपने ससुर जी की प्लेट में उलट देती है। ओह गॉड, ये क्या हो गया? आज ना दिन ही खराब है।
अब तो आप समझ ही गए होंगे कि स्मृति का दिन किस तरह खराब होता है। अपने हर गलत ढंग से किए हुए काम को स्मृति दिन ही खराब एक का नाम भी दे दिया करती। अब धीरे धीरे यही उसका तकिया कलाम बन जाता है। शॉपिंग से लौटने के बाद स्मृति अपनी डिफेक्टिव साड़ी देखती है और अपनी फ्रेंड को कॉल करके कहती है, देख ली ना मेरी किस्मत नेहा, हम दोनों एक साथ शॉपिंग पर गए थे और तेरी साड़ी बिल्कुल चकाचक निकली और मेरी देख कैसी डिफेक्टिव है। अरे यार स्मृति, तूने खुद सस्ती की देखकर 250 रुपये वाली साड़ी ली है तो डिफेक्टिव तो होगी ना। अरे रहने दे यार, तू नहीं समझेगी, मेरा तो दिन ही खराब है। अपनी बहू के कमरे के बाहर खड़ी नीलिमा ये सब सुन लेती है। अपनी बहू की इस तकिया कलाम से अब नीलिमा बड़ी परेशान हो चुकी थी। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, अब इसे ठीक करना ही पड़ेगा। नीलिमा के साथ साथ वरुण और कमलेश मिलकर ये ठान लेते हैं कि अब स्मृति की स्मृति को ठीक करके ही रहेंगे। और अपनी इसी प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए नीलिमा अपनी बहू के पास जाकर कहती है, बहू, पूजा का सीज़न आने वाला है, गहने बड़े सस्ते मिल रहे हैं। एक काम कर, आज शाम मेरे साथ ज्वेलरी शॉप पर चल, हम दोनों अपने लिए गहने ले लेंगे। ठीक शाम 5 बजे, याद रहेगा ना बहू? ठीक शाम 5 बजे? हाँ मम्मी जी, बिल्कुल याद रहेगा, क्यों नहीं रहेगा। हर काम को भूल जाने वाली स्मृति ये नहीं भूलती कि आज 5 बजे उसे शॉपिंग पर जाना है। और तैयार होकर वो समय पर अपनी सास के पास जाकर कहती है, 5 बज गए मम्मी जी, चले, हमें शॉपिंग पर जाना था ना। अच्छा हाँ, एक कप चाय पिला दे बहू, फिर चलते हैं। नीलिमा के लिए चाय बनाने स्मृति फौरन रसोई में जाती है। आज तो तेरा दिन खराब करके ही रहूंगी मैं बहू। जैसे ही स्मृति किचन में जाती है, नीलिमा फौरन घर से निकल जाती है। स्मृति चाय लेकर जब हॉल में आती है तो पाती है कि उसकी सास तो वहाँ है ही नहीं। ये मम्मी जी कहाँ चली गई? आज तो सही में दिन ही खराब हो गया, लगता है मुझे छोड़कर चली गई हैं। नहीं, मुझे भी तो ज्वेलरी लेनी है। स्मृति फौरन ही मार्केट निकल जाती है और एक ज्वेलरी शॉप में अपनी सास को ढूंढ ही लेती है, जहाँ वो देखती है कि उसकी सास के साथ साथ ये कहानी थोड़ी सी उल्टी है। वो कहते हैं ना, 100 दिन सास के, लेकिन यहाँ तो हर दिन सिर्फ बहू का ही है। माँ जी, मेरे ऑफिस के दोस्तों को आपके हाथ का गाजर का हलवा बेहद पसंद है। मैं शाम को मार्केट से गाजर लेकर आऊंगी, आप बना देना, और इस बार ना थोड़ा ज्यादा बना देना। हाँ बहू, नवीन के पापा को भी मेरे हाथ का गाजर का हलवा बहुत पसंद था। अरे माँ, अब पापा को याद करके मनहूसियत तो ना फैलाओ, इतने साल हो गए उनको गए, लेकिन आप तो कभी भी उनकी याद निकाल लेती हो। अब देखिए, दोपहर के खाने का इंतजाम कीजिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। और हाँ, नवीन के लिए भरवा भिंडी बना देना, कल ही मुझसे बोल रहे थे, लेकिन आपके हाथ की बात ही अलग है। बहू, हाथ अब कम काम करते हैं, लेकिन चल कोई ना, तू ऑफिस जा, मैं कोशिश करूँ कि सारा काम हो जाए। सास काम में लग जाती है, तभी उसकी बहन का फोन आ जाता है। हाँ उर्मी, बता कैसी है और बाकी सब लोग? बड़े दिन बाद बहन की याद आई तुझे क्या? क्या दी, आपको तो हमसे बात करने की फुर्सत भी नहीं है। चलो देर से ही आई, फिर भी आई तो मुझे ही ना। वैसे कहाँ बिजी रहती हो बुढ़ापे में, आपको किसी की याद ही नहीं आती। अरे बहू नौकरी करती है तो घर का काम तो मुझे ही देखना पड़ेगा ना। वैसे वो तो मना करती है, लेकिन मैं भी खाली बैठ कर क्या करूँगी। अब घर भी बाहर भी कितना संभालेगी, इंसान ही तो है, मशीन थोड़ी ना है। बहू नौकरी करती है तो खाना बनाने वाली रख लो ना। इस उम्र में सबके लिए खाना बनाना आसान है क्या? अरे चल छोड़ना ये सब बातें, तू बता तेरे बेटे बहू ठीक है ना? हाँ सब ठीक है, यहाँ तो अभी भी बहुत ठंड है। आज सूर्यदेव के दर्शन हुए, इसलिए छत पर ही धूप सेंक रही हूँ। धूप तो यहाँ भी आज खिली हुई है, लेकिन अगर धूप सेंकने गई ना तो नवीन को भूखे पेट रहना पड़ेगा। अब पहले जैसे फटाफट काम भी तो नहीं होता। क्या बहू पाई है तुमने, इस उम्र में जहाँ तुम्हें आराम करना चाहिए वहाँ दिन भर खटती रहती हो। अरे काम करने से हाथ पैर इस उम्र में भी सही रहता है, नहीं तो मेरी भी तेरे जैसी हालत होती, दिन भर जोड़ों के दर्द से कराती रहती। दी, तुम तो मेरा मजाक उड़ा रही हो, रह नहीं दो अब। ऐसा नहीं है पगली, बस अपना कर्म करते रहना चाहिए, ऊपर वाला है ना। चल रखती हूँ फोन,
अभी सारा काम पड़ा हुआ है। शाम का वक्त। माँ, आज बहुत थक गई हूँ, अदरक वाली चाय बना देना जरा। बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं, सुबह से ही कमर में बहुत तेज दर्द है, काम नहीं हो पा रहा है। क्या माँ, सुबह से निकली, अभी घर आ रही हूँ। एक कप चाय बनाने से आप दर्द से मर तो नहीं जाएंगे ना? और इसका मतलब खाना भी बाहर खाना पड़ेगा? 1 मिनट सुकून नहीं है, ऑफिस में काम और घर में ये रोज का नया तमाशा। सुबह का वक्त। बहू, तुम्हारी चाय। आज तो कमर में दर्द नहीं है ना? रात में दवाई ले ली थी मैंने, अभी कुछ आराम है। गुड, ऐसा ही किया कीजिए। मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं, उनके लिए भी रात का खाना बना देना। कुल 10 लोग हैं। ठीक है बहू। यार, तुम्हारी सास क्या टेस्टी खाना बनाती है। हाँ, मुझे मालूम है। लेकिन वो दिख नहीं रही है। अरे रुक ना, बुलाती हूँ अभी। बहू पहुंच जाती है सास के कमरे में। माँ जी, आप यहाँ हैं? वहाँ सब मेरे दोस्त आपको ढूंढ रहे हैं, वे सब आपसे मिलना चाहते हैं। बहू, अब मेरी उम्र हो रही है, किचन में खड़े खड़े मेरे कमर में दर्द हो गया, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ, मुझे थोड़ा आराम करने दें। क्या माँ जी, जब देखो आराम करती रहती हैं। यहाँ सब आपसे मिलना चाहते हैं और आप हैं कि छोड़िए, मुझे क्या, लोग यही कहेंगे ना कि कैसी बहू है, अपनी सास से बस काम करवाती है, लोगों से मिलने जुलने भी नहीं देती। सास बेचारी किसी तरह लंगड़ाते हुए बहू के दोस्तों से मिलती है। फिर एक रोज, माँ वो मेरी सहेली है ना लखनऊ वाली, उसके ससुराल में कोई फंक्शन है तो मुझे भी बुलाया है, मैं जा रही हूँ। तो कुछ दिनों के लिए ना आपको अकेले रहना होगा, ठीक है ना? नवीन भी जा रहा है या तो अकेली? वही तो माँ, नवीन भी जा रहे हैं, आपको कुछ दिन अकेले रहना होगा। मजे करिए, हमेशा काम का रोना रहती है ना, अब आराम करिए। सहेली के घर पर सहेली की सास कहती है, बहू, तुम्हारे दोस्त आ गए, इन्हें गेट पर ही रखोगी या अंदर बुलाकर कुछ खाने पीने की व्यवस्था भी करोगी? हाँ माँ, बस जा ही रही थी। अरे उन लोगों को ना सही हमें तो दे दो, खाने का समय तो हो गया, अब कब लाओगी? शाम के वक्त? आप लोग माँ से बात करिए, मैं खाना लगाती हूँ। बुरा न मानना अलका, ये जो तुम्हारी दोस्त है ना, उससे जितनी बातें करवानी हो करवा लेना, लेकिन जहाँ काम करने की बात आती है तो इसके हाथ पैर फूलने लगते हैं। अरे मेरी सास तो पूरे घर का काम करवाती थी, यहाँ तो मैंने फिर भी झाड़ू पोंछा और बर्तन वाली लगा रखी है। लेकिन आंटी, वो ऑफिस के साथ खाना भी तो बनाती है ना? अरे तो खाना बनाना कौन सा काम है, इतना तो बहू से उम्मीद रख ही सकती हूँ ना कि कम से कम अपने हाथों से बना खाना खिलाए। और रही बात नौकरी की, तो नौकरी का पैसा कौन से मेरे सर पर रखती है, पता भी नहीं कितना कमाती है। आ जाइए, सब खाना तैयार है। अरे तुमने कितना कुछ बनाया है। नेहा, मैंने कहा था ना कि बूंदी का रायता बनाना, लेकिन तुमने तो यहाँ पालक का रायता बना दिया। माँ, मुझे लगा थोड़ा अलग सा बना दो, बस इसलिए। जितना दिमाग है ना उतना ही लगाया करो, मुझे ये मत परोसना, पता नहीं ऑफिस में कैसे काम करती होगी। नेहा की आंख में आंसू आ जाते हैं, जो अलका देख लेती है। तेरी सास से काम क्यों नहीं करवाती? ये तो अच्छी खासी जवान है, मेरी सास देख रही है, बूढ़ी है लेकिन फिर भी। ये कहकर वो चुप हो जाती है। अलका को कुछ फील होता है, वो सहेली के घर से विदा लेती है। घर आकर, बहू, क्या मुझसे कोई गलती हो गई? देख बेटा, थोड़ी सी उम्र हो गई है, कभी कभार कमर का दर्द बढ़ जाता है, इसलिए थोड़ी सी उठने में लेट हो गई। पहले की तरह तू मुझे जगा सकती थी, तूने खाना क्यों नहीं बनाया? माँ, अब सुबह का नाश्ता मैं ही बनाऊंगी और खाना बनाने वाली कुक की व्यवस्था भी करती है। मेरे जाने के बाद दोपहर और रात का खाना अब से वो बनाएगी। और हाँ, शाम को आप रेडी रहना, डॉक्टर के पास जाना है। अरे लेकिन बेटा, माँ मुझे माफ कर दीजिए, मेरे रहते हुए भी आपको कितना काम करना पड़ा, मैं अच्छी बहू नहीं बन पाई माँ।
अरे अरे, किसने कहा तू अच्छी बहू नहीं है? तू तो सबसे बेस्ट बहू है। कहा था तुझसे अपने मायके में 2 दिन से ज्यादा मत रुकना, और महारानी हफ्ते भर रुक कर आ रही है। वो माँ जी, मैं 2 दिन बाद आने ही वाली थी, लेकिन मम्मी पापा कुछ दिन रुकने की जिद करने लगे, इसलिए मैं कुछ दिन वहीं रुक गई। चल ठीक है, अब जल्दी से जाकर हफ्ते भर के सारे कपड़े धो दे, सब ऐसे ही पड़े हुए हैं, अब तो उनमें बदबू भी आने लगी है। जी ठीक है माँ जी। ईशा कपड़े धोने चली जाती है, जिसके बाद उसकी सास ममता ईशा का बैग चेक करती है और बैग खाली देखकर वो जोर से ईशा को आवाज देती है। ईशा, जरा यहाँ। जी जी माँ जी, आपने बुलाया? क्यों रे, तेरे मायके वालों ने कुछ दिया या फिर ऐसे ही बेटे को ससुराल खाली हाथ भेज दिया? नहीं माँ जी, मेरे मायके वालों ने एक अचार का डिब्बा और आपके लिए 2 साड़ी भेजी हैं। ईशा अपनी सास को मायके से मिली साड़ी देती है, जिसे देख ममता कहती है, हफ्ते भर रहने के बाद भी उन्होंने तुझे सिर्फ एक अचार का डिब्बा और ये सस्ती सी साड़ी पकड़ा दी। तेरे मायके वाले तो निहायत ही बेशर्म लोग हैं। माँ जी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? आप जानती हैं ना, मेरे परिवार वालों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो आपको महंगी महंगी चीजें खरीद कर दे सके। अगर पैसे नहीं थे तो फिर तेरी शादी ही क्यों की? एक बात कान खुलकर सुन ले, अगर अगली बार से तू मायके से खाली हाथ लौटी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल अब जाकर अपने काम निपटा, उसके बाद खाना भी बनाना है। ईशा अपने आंसू पोंछते हुए वहां से चली जाती है, जिसके बाद ममता ईशा की अलमारी चेक करती है और ईशा को उसके मायके से मिली सारी साड़ियों को निकाल लेती है। वहीं ईशा का ससुर उसे रोता हुआ देखकर पूछता है, अरे अरे बहू, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी सास ने फिर से तुम्हें कुछ कहा क्या? पापा जी, मम्मी जी कहती हैं कि मैं हर बार मायके से खाली हाथ लौट आती हूँ। अब आप ही बताइए, मेरे घर की हालत इतनी खराब है, ऐसे में वो मुझे कैसे कुछ देंगे? बेटा, तुम अपनी सास की बातों का बुरा मत मानो, यह सब वो नहीं, उसका लालच बोलता है। मैं बात करूंगा उससे। ईशा फिर से घर के सभी कामों में जुट जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा का पति देव भी ऑफिस से घर लौटता है। अरे ईशा, तुम कब आई? ईशा कुछ बोलती उससे पहले उसकी सास बोल पड़ती है, थोड़ी देर पहले ही आई है महारानी, और अपने मायके से एक फूटी चवन्नी तक नहीं लाई। अरे तो क्या हुआ ममता, हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। कमी नहीं है, पर इसके घर वालों का कुछ देने का फर्ज तो बनता है ना। एक अचार का डिब्बा और तेरे लिए साड़ी तो भेजी है ना। आप तो रहने ही दीजिए, आपसे तो बोलना ही बेकार है। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा अपनी अलमारी खोलकर देखती है, जहां उसे उसके मायके से मिली एक भी साड़ी नजर नहीं आती। वो अपनी सास के पास जाकर पूछती है, मम्मी जी, मुझे मेरे मायके से मिली साड़ियाँ नहीं मिल रही, आपने ली है क्या? तो अब तुझे लगता है कि मैंने तेरी साड़ियाँ चुराई है? कहाँ हो बेटा देव, देख तेरी बीवी मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। ममता की आवाज सुनकर ससुर जी और देव वहां पहुंच जाते हैं। अरे क्या हुआ भाग्यवान, क्यों इतना चिल्ला रही हो? क्या हुआ माँ? देखना बेटा, तेरी बीवी को लगता है मैंने उसकी साड़ियाँ चुराई है। अरे तू ही समझाना कुछ इसको, क्या मैं इसे चोर दिखाई देती हूँ? ये सब क्या है ईशा? ऐसा नहीं है, मैं तो बस मम्मी जी से पूछने आई थी कि क्या उन्होंने साड़ी देखी है। झूठ बोल रही है देव, ये सरासर झूठ बोल रही है। पर मम्मी जी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी भला? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ईशा बेटा, तू एक बार ममता की अलमारी चेक कर ले। अब आप भी बहू की बातों पर भरोसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है, मैं तो बस बहू की तसल्ली के लिए कह रहा हूँ। बहू जा देख ले अलमारी। ईशा झिझकते हुए अलमारी खोलती है और उसे अलमारी में अपने मायके से मिली करीबन 10 से 15 साड़ियाँ नजर आती है। ईशा अपनी सास की तरफ देखते हुए कहती है, मम्मी जी, ये तो मेरी साड़ियाँ हैं, आपकी अलमारी में क्या कर रही हैं?
वो साड़ियाँ तो मैंने संभाल कर रखी है। वैसे भी तू क्या करेगी इन साड़ियों का? हमने कोई कमी थोड़ी ना छोड़ी है तेरे लिए। ईशा अब करती भी तो क्या, वो मुंह लटका कर वहां से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी देर बाद ईशा अपनी सास के लिए दूध लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए दूध। ममता आंखों से ही दूध का डीएनए टेस्ट करने लगती है और शक्की भरी निगाहों से ईशा की तरफ देखते हुए कहती है, ये दूध इतना पतला कैसे हो रखा है? माँ जी ये तो जैसा था वैसा ही है, आप पीकर देख लीजिए। कहीं तूने इस पे कुछ मिलाया तो नहीं मुझे मारने के लिए? अरे मैं भला ऐसा क्यों करूंगी माँ जी। चल जा, मैं पी लूंगी। जैसे ही ईशा जाती है, उसकी सास रसोई की तरफ भाग कर जाती है और चूल्हे में रखा दूध चेक करती है। अपनी पूरी तसल्ली करने के बाद ही वो दूध पीकर ईशा के पास जाती है, जहां वो ईशा को अपने मायके वालों से बात करता हुआ देखती है। क्या रे ईशा, ससुराल की हर बात मायके में बताना जरूरी है क्या? आप कौन सी पट्टी पढ़ाई तुझे उन लोगों ने मेरे खिलाफ? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग तो बस आप लोगों का हाल चाल पूछ रहे थे। अच्छा बेटा, अपनी सास को बेवकूफ बना रही है। अच्छे से समझती हूँ तुझे। चल जा, अपना फोन मुझे दे, अब ये मेरे पास रहेगा और जब भी तुझे अपने मायके वालों से बात करनी होगी तू मेरे सामने ही करेगी। पर क्यों माँ जी, आप मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करती? बहू हूँ मैं आपकी, आपका बुरा सोच भी नहीं सकती। तू अपना फोन देती है या मैं तेरे मायके वालों को फोन करूँ? मायके का नाम सुनकर ईशा झट से अपनी सास को फोन दे देती है। अगले दिन ईशा को आज खाना बनाने में जरा देर हो जाती है। वो रसोई में खाना बनाने जा रही होती है, तभी उसकी सास वहां आ जाती है। क्यों महारानी, खाना क्यों नहीं बना अभी तक? कहाँ मर गई थी तू? सॉरी मम्मी जी, थकावट की वजह से आज देर हो गई उठने में। अच्छा, किस चीज की थकावट हुई तुझे, जरा ये तो बता। सारा दिन तो बैठी रहती है। माँ जी कल कपड़े कुछ ज्यादा ही धो लिए थे ना, शायद इसलिए। 4 कपड़े क्या धो लिए? मैडम को थकावट हो गई। मुझे 2 मिनट के अंदर खाना तैयार चाहिए, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। इतना कहकर ममता वहां से चली जाती है और ईशा फिर से रसोई के कामों में जुट जाती है। थोड़ी ही देर बाद वहां ईशा की विवाहित ननद सुगंधा आ जाती है। दीदी आप यहाँ? हाँ भाभी, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी तो सोचा क्यों ना आप लोगों से मिलने के लिए आ जाऊं। बहुत अच्छा किया आपने जो आप यहाँ आ गए, हमें भी आपकी बहुत याद आती थी। आपके जाने के बाद तो ये घर बहुत सूना हो गया था। इतने में ही वहाँ ममता, ससुर जी और देव भी पहुँच जाते हैं। अरे बिटिया, तू यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, बस मन किया तो आ गई। अरे तूने बहुत अच्छा किया बेटा जो तू यहाँ आ गई। ईशा, अब तू यहाँ पर खड़े होकर हमारी बातें क्या सुन रही है? जाकर चाय बना कर ला। जी मम्मी जी। इतना कहकर ईशा वहां से चली जाती है। माँ, अब भाभी से ऐसे क्यों बात कर रहे हो? खड़ी ही तो थी बेचारी। अरे बेटा, तू नहीं जानती इसे, ये सब इसके काम से बचने के नुस्खे हैं बस। सुगंधा को अपनी भाभी के प्रति माँ का ये व्यवहार खटकने लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और चुप रहना ही जरूरी समझती है। अगले दिन क्या रे, अभी तक घर का काम क्यों नहीं किया तूने? सॉरी मम्मी जी, वो मैं दीदी की मदद कर रही थी ना अलमारी में सामान रखने में, इसलिए। अच्छा, तो अब इसमें मेरी बेटी की गलती है क्यों? इतना कहकर ममता ईशा के बाल खींचने लगती है। दर्द के कारण ईशा चिल्लाने लगती है। ईशा की चीख सुन सुगंधा और बाकी लोग भी वहां आ जाते हैं। ये आप क्या कर रही हैं माँ? छोड़ो भाभी के बाल, उन्हें दर्द हो रहा है। अरे तू चुप कर। जब से ये अपने मायके से आई है तब से बहुत जुबान चलने लगी है इसकी। आज इसे सबक सिखा कर ही रहूंगी। अरे ममता, छोड़ बहू को। गलती हो गई माँ जी, आज के बाद खाना बनाने में कभी देरी नहीं होगी। ममता अपनी बहू के बाल छोड़ती हुए कहती है, आज के बाद ऐसी गलती दोबारा हुई ना तो अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर मायके चले जाना। ये सब देखकर सुगंधा फट से अपने रूम में जाती है। अपना बैग पैक करके घर से जा रही होती है कि ममता बोल पड़ती है। अरे सुगंधा बिटिया, तू कहाँ जा रही है? अभी तो आई है। अब यहाँ और रहने का मन नहीं हो रहा माँ।
अरे इस नाश पीटी की वजह से तू अपना मुंह मत छोटा कर, यह सब तो इसकी रोज की आदत है। माँ, मुझे यहाँ से जाने के लिए आपने मजबूर किया है। आप भी मेरी सास जैसी ही है। जिस तरह वो मेरे साथ जानवरों की तरह सुलूक करती है, आप भी भाभी के साथ ठीक वैसा ही करती हैं। सोचा था कुछ दिन यहाँ आकर रहूंगी तो जी हल्का हो जाएगा, लेकिन आपने तो मूड और खराब कर दिया। ये तो क्या कह रही है बेटा? मैं सच बोल रही हूँ पापा। मेरी सास मुझे बहुत जली कटी बातें सुनाती है। हर बात पर ताने और शक करना तो जैसे उनकी पार्ट टाइम जॉब हो। इसलिए मैं कुछ दिन यहाँ रहने के लिए आई थी। तू रुक बेटा, मैं अभी तेरी सास की अच्छे से खबर लेती हूँ। क्यों माँ, आप उनसे क्या बात करेंगी और किस मुंह से करेंगी, जब आप भी अपनी बहू के साथ ऐसा ही व्यवहार करती हैं? मुझे समझ में नहीं आता हर सास ये क्यों भूल जाती है कि जो उसकी बहू है वो किसी की बेटी भी है। क्यों कोई सास अपनी बहू को बेटी नहीं मानती? अपनी बेटी की बात सुनकर ममता का सिर शर्म से झुक जाता है। अब ममता को अपनी गलतियां समझ में आने लगती है। मुझे माफ कर दो बहू, मैंने कभी तुम्हारा दुख समझने की कोशिश नहीं की। हमेशा तुम्हें बुरा भला बोला और तुम्हारे साथ नौकरों जैसा सुलूक किया। आज जब अपनी बेटी पर बात आई तो समझ में आया कि मैं कितनी गलत थी। मुझे माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैंने कभी आपकी किसी भी बात का कभी बुरा नहीं माना। आपने भले ही मुझे अपनी बेटी नहीं माना, लेकिन मैंने हमेशा आपको अपनी माँ की नज़र से ही देखा है। अपनी बेटी के दुख को जाने के बाद ही सही, आखिरकार ममता को एहसास हो जाता है कि बहू भी किसी की बेटी होती है और हर बेटी एक ना एक दिन बहू जरूर बनती है। इसलिए हर बहू को एक बेटी का दर्जा मिलना चाहिए।